सलाखों वाले जंगले को देखकर ब्लैक जैक इंतहाई गजबनाक हो गया था। वो अलग पहाड़ पहाड़ कर जख्मी दरिंदे की तरह दहाड़ने लगा। फिर वो तेजी से एक जंगले की तरफ बढ़ा, मगर उसी लम्हे अचानक छत से सुर्ख रोशनी की फुहार से निकलकर उस पर पड़ी। उस रोशनी के जिस्म पर पड़ते ही ब्लैक जैक को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी दहकती हुई भट्टी में जा गिरा हो। उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो उछलकर नीचे गिरा और इस बुरी तरह से तड़पने लगा जैसे सुर्ख रोशनी उसके जिस्म को बुरी तरह से जला रही हो। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें जैसे सुर्खी से भर गई और वो साकित हो गया। उसे अपने जिस्म से जान से निकलती हुई महसूस हुई थी, मगर चंद लम्हों के बाद उसे अपने जिस्म में हरारत से दौड़ती हुई महसूस हुई। उसके जहन में लगी हुई कंप्यूटराइज्ड चिप हरकत में आ गई थी और फिर न सिर्फ जलने के तमाम एहसासात खत्म हो गए थे, बल्कि उसका जहन तेजी से बेदार होता चला गया। वो मशीनी अंदाज में उठने लगा और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। पैरों पर खड़ा होते ही उसे अपने जिस्म में बिजली की तेज लहरें सी दौड़ती हुई महसूस होने लगी। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर उसने सर उठाकर देखा जहाँ एक खाना सा खुला हुआ था और वहां से सुर्ख रोशनी की फुहार निकल रही थी। ब्लैक जैक का हाथ मशीनी अंदाज में उठा और फिर उसने दाएं हाथ की उंगली उस खाने की तरफ कर दी। उसकी उंगली के सिरे में एक सुराख हुआ। दूसरे ही लम्हे उसकी उंगली के सुराख में से जर्द रोशनी की धार से निकलकर छत में मौजूद खाने में जा पड़ी। एक जोरदार धमाका हुआ और खाने से चिंगारियां से निकली और वहां से सुर्ख रोशनी की फुहार निकलना बंद हो गई। ब्लैक जैक ने उंगली से निकलने वाली जर्द रोशनी की धार का रुख एक जंगले की तरफ किया और फिर उसकी उंगली हरकत करने लगी। उस रोशनी की जर्द धार ने जंगले की मजबूत सलाखों को यूं काटना शुरू कर दिया जैसे तार से साबुन कट जाता है। सलाखें कटकर नीचे गिर गई। अब वहां इतना बड़ा खला बन गया था कि ब्लैक जैक वहां से आसानी के साथ बाहर जा सकता था। उसने सर को झटका तो उसकी उंगली से जर्द रोशनी की धार निकलना बंद हो गई और उसके सिरे का दहाना भी बंद हो गया। ब्लैक जैक आगे बढ़ा और जंगले के कटे हुए हिस्से से निकलकर दूसरी तरफ आ गया और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता चला गया। एक मोड़ काटकर वो जैसे ही कंट्रोल रूम के सामने आया, यकलक ठटक कर रुक गया। कंट्रोल रूम का दरवाजा और दीवारें गायब हो चुकी थी। अब वहाँ नीली रोशनी की दीवारें बनी हुई थी। सिग्मा सोनिक लाइट। ओ, ये सिग्मा सोनिक लाइट कहाँ से आ गई? उसने परेशानी के आलम में कहा। उसने दाएं हाथ को झटका तो उसकी उंगली का एक सुराख फिर खुल गया। उसने उंगली नीली रोशनी की दीवार की तरफ करके झटकी तो उसकी उंगली से एक बार फिर जर्द रोशनी की धार निकलने लगी, मगर इस जर्द रोशनी का नीली रोशनी की दीवार पर कोई असर नहीं हो रहा था। ब्लैक जैक। अचानक ब्लैक जैक के कानों के लोब पर लगे ट्रांसमीटर से सुप्रीम कमांडर की आवाज सुनाई दी तो ब्लैक जैक बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, सुप्रीम कमांडर आप? ब्लैक जैक ने बौखला कर कहा। उसने उंगली झटक कर जर्द रोशनी खत्म की और सुप्रीम कमांडर की आवाज की तरफ मुतवज्जे हो गया। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुमसे राब्ता कर सकता हूँ। सुप्रीम कमांडर की आवाज सुनाई दी। यस कमांडर, मुझे याद है, ब्लैक जैक ने कहा। तुम अपना एक मिशन पूरा कर चुके हो। ब्लैक जैक, फिर यहाँ रुककर अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? सुप्रीम कमांडर ने कहा। मिशन मुकम्मल हो चुका है। क्या मतलब? आप किस मिशन की बात कर रहे हैं कमांडर? ब्लैक जैक ने हैरानी से कहा। तुम्हें पाकिस्तान के एक साइंसदान नदीमुद्दीन को अगवा के लिए भेजा गया था और उसके साथ साथ संघी, थ्रेसिया और शितारा तक पहुंचने और उन्हें आजादी दिलाने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कमांडर ने कहा। यस कमांडर, मैं उन तीनों एजेंटों तक पहुंच चुका हूँ। वो तीनों यही है। मगर ब्लैक जैक ने कहा, मैं जानता हूँ, मैंने सब देखा है ब्लैक जैक। तुम पूरी तरह से मेरी नजरों में हो। तुमने जो किया है वो सब मैंने खुद देखा है। सुप्रीम कमांडर ने कहा। ओ, लेकिन कमांडर, वो तीनों एजेंट तहखाने में मौजूद एक आयरन रूम में कैद है। मैंने उनको आयरन रूम से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर मैं आयरन रूम को अभी ओपन नहीं कर सका। तहखानों और आयरन रूम में जाने का रास्ता कंट्रोल रूम में है और कंट्रोल रूम के गिर्द सिग्मा सोनिक लाइट ऑन हो गई है। इस लाइट की दीवारें फौलाद से ज्यादा ठोस होती हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे क्रॉस करूं। ब्लैक जैक ने कहा। तुम्हें उन तीनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो रिस्ट वॉचेस तुमने उन तीनों तक पहुंचाई थी वो ट्रांसमिट वॉचेस है। मैंने उन तीनों को आयरन रूम से निकाल लिया है। वो अब जीरो लैंड में है। सुप्रीम कमांडर की आवाज सुनाई थी। ओ कमांडर, क्या आप सच कह रहे हैं? ब्लैक जैक ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ, अब तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ और जाकर डॉक्टर नदीमुद्दीन को तलाश करो। तुम्हें उस साइंसदान को जीरो लैंड में लाना है, हर हाल में। सुप्रीम कमांडर ने कहा। यस कमांडर, लेकिन मुझे इजाजत दी जाए कि मैं डॉक्टर नदीमुद्दीन को अगवा करने से पहले इमरान और उसके साथियों से इंतकाम ले सकूं। मैं उन्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। ब्लैक जैक ने कहा। पहले अपना मिशन मुकम्मल करो, उसके बाद जो मर्जी करते रहना, सुप्रीम कमांडर ने कहा। लेकिन कमांडर, ब्लैक जैक ने कुछ कहना चाहा। ब्लैक जैक, तुम्हें जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो। दूसरी तरफ से सुप्रीम कमांडर की सर्द आवाज सुनाई थी। यस कमांडर, मैं पहले अपना मिशन मुकम्मल करूंगा। ब्लैक जैक ने सहमे हुए लहजे में कहा। और सुनो,
तुम्हारे पास 0011 का जो सैंपल है वो भी हमें चाहिए। इसराइल की तरह हम भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान एटमी तवानाई में किस हद तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कमांडर ने कहा 0011 ओ यस चीफ, वो मेरे पास है, मगर उसके बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? ब्लैक जैक ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों भूल रहे हो ब्लैक जैक, तुम हर वक्त हमारी नजरों में हो। 0011 को हासिल करने के लिए हमारी एमा पर इसराइली एजेंट काम कर रहे थे। इसराइली एजेंटों ने 0011 का सैंपल वन मैन को देना था जो डबल क्रॉस एजेंट है। उसने वो सैंपल हमारे लिए हासिल करना था, मगर इसराइली एजेंटों से 0011 का सैंपल कोई और ले उड़ा था जो तुम्हारे पास पहुंच चुका है। जिसका मतलब है कि जिसने इसराइली एजेंटों से सैंपल ट्यूब हासिल की थी वो इमरान का ही साथी था। सुप्रीम कमांडर ने मुसलसल बोलते हुए कहा, यस कमांडर, 0011 की ट्यूब मेरे पास है। मैंने डीएस सिलेंडर से ट्यूब निकालकर अपने मशीनी बाजू में छुपा ली थी। जीरो लैंड आकर मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। ब्लैक जैक ने कहा। ओके, और कुछ कहना है तुम्हें? सुप्रीम कमांडर ने कहा। यस कमांडर। ब्लैक जैक ने जल्दी से कहा। बोलो। सुप्रीम कमांडर ने कहा। कमांडर, आपने कहा था कि मेरे जिस्म पर कोई असला असर नहीं करेगा, ना आग, ना कोई जहरीली गैस और ना रेस। फिर जब मुझ पर यहाँ रेस फेंकी गई तो ब्लैक जैक ने कहा, तुम पर जेड इंफ्रारेड फेंकी गई थी। जेड इंफ्रारेड में फौलाद को भी पिघला देने की ताकत होती है। उसका तुम पर वक्ती तौर पर असर जरूर हुआ था, मगर उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तुम्हारे जिस्म में जो खामियां हैं उन्हें भी हम जल्द दूर कर देंगे। सुप्रीम कमांडर ने जवाब देते हुए कहा। ओके कमांडर। ब्लैक जैक ने अजबात में सर हिलाते हुए कहा। ओके, गुड लक। सुप्रीम कमांडर ने कहा और फिर उसकी आवाज आना बंद हो गई। ब्लैक जैक ने खड़े खड़े अपना रूप बदला और दोबारा अपने असली रूप में आ गया। उसने होंठ भींचकर कंट्रोल रूम के गिर फैली हुई सिग्मा सोनिक रेस को देखा और फिर सर झटक कर पलट पड़ा। उसे इत्मीनान हो गया था कि संगी, थ्रेसिया और मादाम शितारा वहाँ से निकल चुके हैं, इसलिए अब उसका वहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था। वो कंट्रोल रूम के अहाते से निकलकर जैसे ही बाहर आया, उसी लम्हे अचानक उसके पैरों के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ और ब्लैक जैक उछलकर नीचे जा गिरा। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो यूं कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ जैसे उस धमाके का उस पर कोई असर न हुआ हो। जिस जगह धमाका हुआ था वहाँ एक गड़ा बना हुआ था और फर्श पर छोटे छोटे कैप्सूल बिखरे हुए थे। ब्लैक जैक का उन्हीं में से किसी कैप्सूल पर पांव आ गया था जो धमाके से फट पड़ा था। माइक्रो ब्लास्टर। तो जोसेफ ने यहाँ माइक्रो ब्लास्टर फैला दिए हैं। वो समझता है इन ब्लास्टर से वो मेरे टुकड़े उड़ा देगा। ब्लैक जैक ने उन कैप्सूल्स को देखते हुए कहा। वो आगे बढ़ा और पैरों से उन कैप्सूल्स को एक तरफ हटाने लगा। उसी लम्हे उसे अपने सर पर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ब्लैक जैक ने चौंक कर देखा तो एक बड़ा सा फौलादी गोला जिस पर फौलादी कांटे बने हुए थे जंजीर में बंधा छत से निकलकर उस पर गिर रहा था। इससे पहले कि फौलादी गोला उसके सर पर गिरता, ब्लैक जैक ने दोनों हाथ उठाकर यकलक उस फौलादी गोले को पकड़ लिया। फौलादी गोला बहुत बड़ा था और जिस तरह उस पर नोकीले कांटे लगे हुए थे, अगर वो किसी और इंसान से टकरा जाता तो उस इंसान के यकीनन पुरकच्चे उड़ जाते। लेकिन ये ब्लैक जैक ही था जिसे जीरो लैंड वालों ने इंतहाई ताकतवर और नाकाबिल शिकस्त बना दिया था। उसने हजारों मन वजनी गोले को फिजा में ही दबोच लिया था जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। ब्लैक जैक ने कुर्राते हुए फौलादी गोले को एक तरफ उछाल दिया। जोसेफ, मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। इन खेल तमाशों को बंद कर दो। मैं घोस्ट हूँ, घोस्ट, और घोस्ट पर तुम्हारे किसी खेल तमाशे का कोई असर नहीं हो सकता, समझे तुम? ब्लैक जैक ने सर उठाकर चारों तरफ देखते हुए चीख कर कहा। अगर तुम घोस्ट हो तो मैं घोस्ट किलर हूँ। यहाँ से तुम बचकर नहीं जा सकोगे ब्लैक जैक। अचानक दीवारों से जोसेफ की दहाड़ती हुई आवाज सुनाई दी। देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोक सकते हो, ब्लैक जैक ने जवाबन कहा। उसी लम्हे उसके दाएं बाएं दीवारों में सुराख हुए और फिर अचानक ब्लैक जैक पर तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ गोलियों की बौछार होने लगी। गोलियां ब्लैक जैक के जिस्म पर पड़ रही थी और उसे टकरा टकरा कर उचट रही थी। जमीन पर गोलियों के ढेर लगते जा रहे थे। ब्लैक जैक ने देखा वो नोकीली गोलियां थी। उन गोलियों से फौलाद में भी सुराख किया जा सकता था, मगर उन गोलियों का भी उस पर कोई असर न हुआ था। मुझ पर बम असर नहीं कर सकता, फिर ये गोलियां मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? अहमक, ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा। उसने अपने बाएं हाथ से बाएं हाथ की हथेली पर अंगूठा रखकर दबाया तो अचानक उसका जिस्म जैसे तेज रोशनी में नहा गया। एक लम्हे के लिए उसका जिस्म किसी बल्ब की तरह रोशन हुआ, फिर जैसे ही रोशनी खत्म हुई ब्लैक जैक वहाँ से गायब हो चुका था। जैसे ही ब्लैक जैक गायब हुआ, दीवारों में मौजूद गने गायब हो गई। भाग गया बुज़दिल। जोसेफ की तंजिया आवाज सुनाई दी तो ब्लैक जैक कवल कर रह गया। वो गायबी हालत में वहीं मौजूद था। ब्लैक जैक का जी चाहा कि वो मशीनी उंगलियों में छुपे हुए माइक्रो बमों से इस इमारत को उड़ा दे, जिनसे बड़ी सी बड़ी इमारतों को भी एक लम्हे में मलबे का ढेर बनाया जा सकता था।
मगर वो चूंकि राना हाउस का हिफाजती सिस्टम देख चुका था और वहाँ हर तरफ सुर्ख रोशनी मौजूद थी जो जेड इंफ्रारेड रेस थी। उस रेस की मौजूदगी में अगर ब्लैक जैक वहाँ हजारों बम भी गिरा देता तो उस इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, इसलिए वो खून के घूंट भरकर रह गया। मैं पहले अपना मिशन मुकम्मल कर लूं, उसके बाद मैं फिर यहाँ आऊंगा। फिर मैं इस इमारत के साथ तुम्हारे भी टुकड़े उड़ा दूंगा जोसेफ। तुम्हें, इमरान और उसके साथियों को हलाक करना अब मेरा मकसद बन गया है। मैं इस मकसद को जरूर पूरा करूंगा, ब्लैक जैक ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने कुछ सोचकर जेब से एक छोटा सा आला निकाल लिया। उसने आले पर लगे हुए एक बटन को प्रेस किया और उसे राहदारी की दूसरी तरफ उछाल दिया। जैसे ही आला जमीन पर गिरा, एक हल्का सा धमाका हुआ और हर तरफ नीले रंग का धुआं सा फैलता चला गया। इस इमारत पर मैं बमबारी तो कर नहीं सकता, लेकिन देखता हूँ तुम इस नेशियम क्लोरम स्मोक से कैसे बच सकते हो जोसेफ, ब्लैक जैक ने कहा। धुआं तेजी से सारी इमारत में फैल गया था। ब्लैक जैक के इर्द गिर्द भी धुआं चकरा रहा था। इस जहरीले धुएं का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ब्लैक जैक चंद लम्हे इंतजार करता रहा, फिर जैसे ही धुआं हवा में तहलील हुआ, उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। आगे बढ़ते हुए उसने बाएं हथेली पर दूसरे हाथ के अंगूठे से दबाव डाला तो उसका जिस्म एक बार फिर जाहिर हो गया। ब्लैक जैक इधर उधर देखने लगा। शायद वो जोसेफ के नए हमले का इंतजार कर रहा था, मगर वहाँ हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। शायद जोसेफ तक नीलशियम क्लोरम गैस का धुआं पहुंच चुका था और वो बेहोश हो गया था। ब्लैक जैक ने 2 लम्हे तवक्कुफ किया और फिर वो तेज तेज चलता हुआ गेट की तरफ बढ़ता चला गया। उसने गेट खोला और वापस आकर आखिर में आने वाले खावर और चौहान की कार में आकर बैठ गया। इग्निशन में चाबी मौजूद थी। ब्लैक जैक ने कार स्टार्ट की और उसे बैक करके राना हाउस से बाहर आ गया। सड़क पर लाकर उसने कार सीधी की और फिर दाएं तरफ सड़क पर डालकर उसे आगे बढ़ाता ले गया। उसी लम्हे ब्लैक जैक की नजर राना हाउस से कुछ फासले पर खड़ी एक कार पर पड़ी। कार के करीब 4 मर्द और एक लड़की मौजूद थी। उन पर नजर पड़ते ही ब्लैक जैक चौंक पड़ा। वो जूलिया और उसके वही साथी थे जिन्हें ब्लैक जैक ने बेहोश करके तहखानों में बंद किया था। ओ, तो ये सब इमारत से बाहर आ गए थे, ब्लैक जैक ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उसने उन सबको कार में बैठते देखा। ब्लैक जैक कार तेजी से उनके करीब से गुजारता ले गया। फिर उसने उस कार को अपने पीछे आते देखा तो उसके होंठों पर बेख्तियार जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। इमरान आंधी और तूफान की तरह राना हाउस पहुंचा था। राना हाउस का गेट खुला देखकर उसने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसने गेट के पास कार रोककर इधर उधर देखा, लेकिन उसे जूलिया और उसके साथी कहीं दिखाई नहीं दिए। तो घोष साहब यहाँ से निकल चुके हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। जूलिया और उसके साथियों के वहां ना होने का यही मतलब था कि वो ब्लैक जैक के पीछे गए हैं। इमरान कार राना हाउस के अंदर ले गया। वहाँ जूलिया, सिद्दीकी और नुमानी की कारें मौजूद थी। इमरान ने कार उन कारों के पीछे रोक दी और कार का इंजन बंद करके तेजी से कार से बाहर आ गया। ओ, यहाँ नीलशियम क्लोरम स्मोक फैला हुआ है। इमरान ने फिजा में नीलशियम क्लोरम स्मोक की हल्की सी बू महसूस करते हुए कहा। इस धुएं के असरात अब बेहद कम थे, जो इमरान के लिए नुकसान का बास नहीं बन सकते थे। इमरान ने राना हाउस का गेट बंद किया और फिर राना हाउस में घूमने लगा। वहाँ नोकीली बुलेट, कांटों वाला फौलादी गोला और दूसरी चीजें देखकर इमरान समझ गया कि जोसेफ ने ब्लैक जैक को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए थे। फिर कंट्रोल रूम के गेट सिग्मा सोनिक लाइट को देखकर उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और बाहर आ गया। इमरान एक राहदारी से होता हुआ एक सुतून के पास आया। उसने सुतून के निचले हिस्से पर एक मखसूस जगह ठोकर मारी तो सुतून में एक खला नमूदार हो गया। इमरान उस खला में दाखिल हुआ तो सुतून बंद हो गया। उसी लम्हे एक हल्का सा झटका लगा और सुतून का फर्श किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता चला गया। फिर फर्श रुका और सामने एक दरवाजा खुल गया। सामने एक छोटी सी राहदारी थी। राहदारी से गुजरकर इमरान एक कमरे के बंद दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसने दरवाजे की साइड पर दीवार के पास लगे हुए नंबरिंग पैड के चंद नंबर प्रेस किए तो दरवाजा खुलता चला गया। ये एक छोटा सा कमरा था जहाँ एक बड़ी सी मशीन चल रही थी। मशीन पर एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर राना हाउस का अंदरूनी मंजर नजर आ रहा था। मशीन के पास एक कुर्सी पर जोसेफ था जिसका सर मशीन पर टिका हुआ था और वो बेहोश था। इमरान ने उसे सीधा किया और फिर उसने दोनों हाथों से जोसेफ का नाक और मुंह बंद कर दिया। जैसे ही जोसेफ का सांस रुका, उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसने फौरन आंखें खोल दी। उसे आंखें खोलते देखकर इमरान ने हाथ हटा लिए। जोसेफ आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देख रहा था। फिर वह झटके से उठकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ भी आ गए, जोसेफ के मुंह से निकला। होश करो, मैं इमरान हूँ, वो यहाँ से जा चुका है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। जोसेफ ने गौर से इमरान की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैलते चले गए। थैंक गॉड, बॉस तुम आ गए, जोसेफ ने कहा। मैं तो यहाँ आ गया हूँ, मगर वो यहाँ से निकल गया है। अब मुझे उसकी तलाश में न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानना पड़ेगी, इमरान ने कहा। फिर वो कुर्सी पर बैठा और मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने लगा। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की थी बॉस, लेकिन वो सचमुच का घोस्ट बन चुका है। उसके जिस्म में देवों की सी ताकत आ गई है।
जोसेफ ने कहा, अगर वो घोस्ट है तो तुम क्या हो? तुम किसी भूत से कम हो क्या? इमरान ने कहा, सॉरी बॉस, मैं उसे रोकने में नाकाम रहा हूँ। मैंने कंट्रोल रूम से उस पर हर तरह का साइंसी असला इस्तेमाल किया था, मगर जोसेफ ने शर्मिंदा से लहजे में कहा, वो मशीनी इंसान बन चुका है, वो तुम्हारे काबू में आने वाला नहीं था, इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इमरान ने कहा, फिर भी बॉस, उसे यहाँ से नहीं निकलना चाहिए था। जोसेफ ने उसी अंदाज में कहा, जो होना था सो हो गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? अब खामोश रहो, मुझे देखने दो कि संगीत, थ्रेसिया और सितारा किस पोजीशन में है। इमरान ने कहा तो जोसेफ खामोश हो गया। इमरान मशीन के बटन प्रेस करते हुए डायल घुमा रहा था। स्क्रीन पर तेजी से मंजर बदलते जा रहे थे। फिर यकलक स्क्रीन पर आयरन रूम नजर आने लगा। आयरन रूम खाली था। वहाँ से संगीत, थ्रेसिया और मादाम सितारा गायब थे, जबकि आयरन रूम उसी तरह से सील्ड था। ओ, वो तीनों कहाँ गए? इमरान ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। वो तेजी से डायल घुमाकर कमरे का जायजा लेने लगा, लेकिन उन तीनों का वहाँ निशान तक नहीं था। तो ब्लैक जैक आखिरकार उन्हें फरार कराने में कामयाब हो ही गया। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा, लेकिन बॉस, आयरन रूम तो बंद है, वो तीनों इस बंद कमरे से कैसे निकल सकते हैं? जोसेफ ने परेशानी के आलम में कहा। ब्लैक जैक ने इन तीनों को जीरो लैंड की स्पेशल वॉचेस दी थी। मैं उन वॉचेस को आर्म ट्रांसमीटर समझ रहा था, लेकिन अब मालूम होता है कि वो वॉचेस आर्म नहीं थी, उनमें हाइपर सिस्टम लगा हुआ था। जीरो लैंड वालों ने उन तीनों को उन वॉचेस के जरिए रोशनी में तब्दील करके जीरो लैंड ट्रांसमिट कर लिया है। इमरान ने कहा, हाइपर सिस्टम, जीरो लैंड? जोसेफ ने हैरानी से कहा। तो इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर सारी तफसील बता दी। ब्लैक जैक के जिंदा बच जाने और उसके माफूकुल फितरत इंसान बनने का सुनकर जोसेफ हैरतज़दा रह गया था। बहरहाल अच्छा हुआ जो जीरो लैंड वालों ने संगीत, थ्रेसिया और सितारा को जीरो लैंड वापस बुला लिया है। मैं इन तीनों को कैद रख रख कर तंग आ चुका था। इन्हें आलमी अदालतों में ले जाने का दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं बन रहा था। मैं पहले ही उन्हें फरार कराने का सोच रहा था। इमरान ने सर झटक कर कहा, लेकिन बॉस, ब्लैक जैक पहले से बेहद ताकतवर और खतरनाक हो चुका है। जोसेफ ने कहा, ये तुम कह रहे हो? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा, सॉरी बॉस, लेकिन ब्लैक जैक जिस तरह घोस्ट बनकर सामने आया है वो आपको मालूम ही है। जोसेफ ने कहा, हाँ ये तो है। इमरान ने सर झटक कर कहा। उसने मशीन का एक बटन प्रेस किया तो मशीन से ऐसी आवाज आने लगी जैसे किसी टेप को रिवाइंड किया जा रहा हो। फिर इमरान ने मुख्तलिफ डायल घुमाते हुए एक और बटन दबाया तो स्क्रीन का मंजर बदल गया। अब आयरन रूम में संगीत, थ्रेसिया और मादाम सितारा नजर आ रहे थे। वो तीनों आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। इमरान खामोशी से उन्हें देखता और उनकी बातें सुनता रहा। फिर अचानक इमरान ने उन तीनों को चौंकते देखा। तीनों की रिस्ट वॉचेस के डायल यकलक चमकने लगे थे, जो उन्हें ब्लैक जैक ने दी थी। फिर अचानक उनके जिस्म तेज रोशनी में नहा गए। चंद ही लम्हों में रोशनी खत्म हो गई और वो आयरन रूम से गायब हो चुके थे। उन्हें रोशनी में जम होकर गायब होते देखकर इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करके और डायल घुमाकर ब्लैक जैक के मनाजिर यकजा किए और उन्हें गौर से देखने लगा। फिर एक मंजर में ब्लैक जैक को उसने अपने एक मशीनी बाजू में 0011 की ट्यूब रखते देखा तो उसने बेक दिया, होंठ भींच लिए। तुम जीरो लैंड के एजेंटों को तो यहाँ से फरार कराने में कामयाब हो गए हो ब्लैक जैक, लेकिन मैं तुम्हें 0011 नहीं ले जाने दूंगा और न ही मैं तुम्हें डॉक्टर नदीमुद्दीन को यहाँ से ले जाने दूंगा। इमरान ने हलक के बल गुर्राते हुए कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। जोसेफ, राना हाउस की तमाम हिफाजती सिस्टम ऑन करो और मेरे साथ आओ, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कंट्रोल रूम से बाहर निकलता चला गया। उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती तारी थी, जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि वो ब्लैक जैक को किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। ब्लैक जैक ने कार एक कमर्शियल प्लाजा की पार्किंग में रोकी और कार का इंजन बंद किए बगैर तेजी से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उसने पार्किंग की तरफ सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की कार मुड़ते देख ली थी, लेकिन इससे पहले कि कार पार्किंग में आती, ब्लैक जैक तेजी से दाएं तरफ मौजूद सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने अपना रूप बदला और ब्लैक जैक की जगह एक मकामी नौजवान के रूप में आ गया। फिर वो फर्स्ट फ्लोर के मार्केट एरिया में आ गया। वहाँ लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। ब्लैक जैक उनके दरमियान से होता हुआ कमर्शियल प्लाजा की दूसरी तरफ आ गया और फिर तेज तेज सीढ़ियां उतरता हुआ वो सड़क पर आया और सड़क क्रॉस करके एक साइड की गली में घुसता चला गया। गली ज्यादा तवील ना थी। दूसरी तरफ एक और सड़क थी। उस सड़क पर आकर ब्लैक जैक ने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। उसने बड़ी आसानी से सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को डॉज दे दिया था। कमर्शियल प्लाजा में सीक्रेट सर्विस के मेंबरान ब्लैक जैक को तलाश कर रहे थे, जबकि वो रूप बदलकर इत्मीनान से टैक्सी में बैठ चुका था। ग्रैंड होटल, ब्लैक जैक ने कहा। उसने फ्रांसको हेडक्वार्टर से आकर इसी होटल में एक फर्जी नाम से एक कमरा बुक करा रखा था, जो बदस्तूर उसके नाम पर था। होटल में पहुंचकर उसने काउंटर से कमरे की चाबी ली और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और फिर एक कुर्सी पर बैठकर
यूं गहरे गहरे सांस लेने लगा, जैसे मीलों दौड़ लगाकर वो बुरी तरह से थक गया हो। ये इमरान और उसके साथी तो वाकई बहुत तेज साबित हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि वो इमारत से कैसे निकल गए। ब्लैक जैक ने खुद कलामी करते हुए कहा, कुछ भी हो, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं चाहता तो उन्हें रास्ते में ही हलाक कर सकता था, मगर सुप्रीम कमांडर का हुक्म है कि पहले मिशन मुकम्मल किया जाए, फिर मैं उन सबको एक साथ हलाक करूंगा। उन सबके चेहरे मेरे दिमाग में शब्द हो चुके हैं। अब वो किसी भी मेकअप में मेरे सामने आए तब भी मैं उन सबको आसानी से पहचान लूंगा। मैं डॉक्टर नदीमुद्दीन को अगवा करके पहले फेगरास तक पहुंचा दूं। फेगरास उसे जीरो लैंड ले जाएगा और मैं यहाँ रुककर इमरान और उसके साथियों को हलाक करने का मिशन मुकम्मल करूंगा। अब वो किसी भी तरह मेरे हाथों नहीं बच सकेंगे। ब्लैक जैक ने मुसलसल बड़बड़ाते हुए कहा। ब्लैक जैक चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने जेब से एक कैलकुलेटर जैसा आला निकाला और उठकर एक तिपाई पर पड़े हुए टेलीफोन की जानिब बढ़ता चला गया। उसने झुककर टेलीफोन के सॉकेट से उसकी तार निकाली और उसे हाथ में पकड़े हुए आले में लगा दिया। फिर उसने आले का एक बटन दबाया तो आले की दूसरी तरफ एक और तार निकल आई। ब्लैक जैक ने उस तार को खींचकर उसे सॉकेट में लगा दिया। फिर उसने आले को ऑन किया। आले पर 3 बल्ब यकलक जल उठे। ये देखकर ब्लैक जैक ने आला तिपाई पर रख दिया और हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। फोन में टोन मौजूद थी। 5 स्टार होटल में चूंकि हर कमरे में डायरेक्ट फोन मौजूद होता है और उसका लिंक ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मशीन से होता है, इसलिए वहां से किसी भी जगह आसानी से डायरेक्ट कॉल की जा सकती थी। कंप्यूटर खुदकार तरीके से उन तमाम कॉलों का बिल बना देता था जो कमरे छोड़ते वक्त कमरे में रहने वालों से वसूल कर लिया जाता था। ब्लैक जैक ने टेलीफोन की तार के साथ जो आला मुंसलिक किया था, उस आले की वजह से टेलीफोन का नंबर और उसकी लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता था। कंप्यूटर में उसकी कॉलों का बिल जरूर बन जाता था, लेकिन कोई ये नहीं जान सकता था कि कॉल कहां से की गई है। ब्लैक जैक ने रिसीवर कान से लगाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस के ऑफिस से सुपरिंटेंडेंट बोल रहा हूँ, मुझे प्रेसिडेंट सर्कल के नंबर चाहिए। ब्लैक जैक ने आवाज बदलकर कहा। वो चूंकि सुपर फैयाज के नाम से वाकिफ नहीं था, इसलिए उसने खुद को सुपरिंटेंडेंट मुतारिफ कराया था। यस सर, होल्ड करे, मैं नंबर बताती हूँ। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने मौदबाना लहजे में कहा और फिर चंद लम्हों बाद उसने नंबर बता दिए। ब्लैक जैक ने क्रेडल पर हाथ मारकर फॉर्म बंद करके टोन क्लियर की और फिर ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने लगा। यस, प्रेसिडेंट सर्कल। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। मोहतरम, मैं एकेडमिया से वजारत साइंस का सेक्रेटरी थॉमस बोल रहा हूँ। ब्लैक जैक ने एक बार फिर आवाज बदलकर कहा। ओ यस सर, फरमाए, मैं जनाब प्रेसिडेंट साहब का मिलिट्री सेक्रेटरी हूँ। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई थी। आपका नाम? ब्लैक जैक ने पूछा। कर्नल उस्मान सर। दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा। ओके कर्नल उस्मान, क्या आप मुझे वजारत साइंस का नंबर बता सकते हैं? वजारत साइंस के मिस्टर जनाब MW ब्रॉडमैन उनसे बात करना चाहते हैं। ब्लैक जैक ने एकेडमिया की वजारत साइंस के मिनिस्टर का बराह रास्त नाम लेते हुए कहा। वो चूंकि पहले एकेडमिया का एजेंट था, इसलिए उसे वहां की मिनिस्ट्री और तमाम आला ओहदेदारों के नाम याद थे और वो उनकी आवाजों की नकल भी कर सकता था। यस सर, आप होल्ड करें, मैं नंबर बताता हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल उस्मान ने पुर अखलाक लहजे में कहा। थैंक यू, ब्लैक जैक ने कहा। फिर चंद लम्हों बाद कर्नल उस्मान ने उसे 2 नंबर बता दिए। ब्लैक जैक ने उनका फिर शुक्रिया अदा किया और फोन बंद कर दिया। फिर वो कर्नल उस्मान के बताए हुए नंबर प्रेस करने लगा। यस, सेक्रेटरी टू वजारत साइंस। दूसरी तरफ से वजारत साइंस के सेक्रेटरी की आवाज सुनाई थी। प्रेसिडेंट सर्कल से मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल उस्मान बोल रहा हूँ। ब्लैक जैक ने कर्नल उस्मान की आवाज में कहा। ओ यस सर, फरमाए सर। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने फौरन मुअत्तब होते हुए कहा।